हेलो दोस्तों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो 6 अगस्त को रक्षक की परीक्षा आयोजित की गई है, उसमें जो हिंदी भाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हिंदी भाषा के इसमें 25 प्रश्न आए थे, जो प्रश्न संख्या 76 से लेकर 100 तक थे। आज उन्हीं 25 क्वेश्चनों का मैं विश्लेषण करने वाला हूँ, तो अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहेंगे और आपने यदि यह परीक्षा दी है तो आप इसका सही विश्लेषण कर अपने उत्तर का मूल्यांकन कर सकेंगे। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में सिर्फ प्रश्न का आंसर ही नहीं बताया जाएगा, साथ साथ उसको विश्लेषित भी किया जाएगा। उसके चारों ऑप्शनों के साथ उसके सही उत्तर तक पहुंचा जाएगा। तो आइए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 76, आश्चर्य भाव अथवा संबोधन को सूचित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइट हो रखा है, तो पहला जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा, ये जो हमारा होता है उपविराम इसको कहते हैं, जिसको हम कॉलन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये उपविराम का चिन्ह होता है। दूसरा जो है ये हमारा अर्धविराम वाला चिन्ह है। ये थोड़ा लाइट हो चुका है, कोई नहीं। ये बी जो ऑप्शन है वो अर्धविराम वाला चिन्ह है। और हमसे पूछा जा रहा है आश्चर्य या संबोधन को सूचित करने वाला। तो मैंने पहला बोला उपविराम, ये क्या है, उपविराम। दूसरा जो शब्द है वो है हमारा अर्धविराम। ये आगामी परीक्षाओं में भी आपके काम आएंगे, तो आप इनको नोट कर लेंगे, अर्धविराम। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है योजक चिन्ह। तो चौथा आप समझ ही गए होंगे, ये जो हमारा है इसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन इंग्लिश में, या फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसको बोला जाता है, साइन ऑफ इंटरजेक्शन। ये तो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। लिखते समय भूल गए शब्द या विवरण को जोड़ने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह, ये जो चिन्ह बना है इसको क्या कहा जाता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अवतरण। जो पैसेज आते हैं वो किससे दर्शाए जाते हैं। तो पैसेज के लिए आपके ये कॉलन चिन्ह बने होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। दूसरा आपका है हंसपद, यहाँ पे हंसपद, यही आपका सही उत्तर है, क्योंकि योजक चिन्ह के बारे में आपको बता चुका हूं। योजक चिन्ह ये होता है, ठीक है, और निर्देशक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हंसपद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्तार का विलोम शब्द क्या है। विस्तार, हम इन चारों के विलोम शब्द को जानेंगे और आप पहचान आगे भी आगामी परीक्षाओं में आपको लाभ देंगे। सबसे पहले संक्षेप, विस्तार का संक्षेप ही सही उत्तर होता है। सूक्ष्म का स्थूल होता है, सूक्ष्म का हुआ स्थूल, छोटा का बड़ा, और लघु का दीर्घ। ये आपके सही उत्तर हुए, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लोकोक्ति है। कचूमर निकलना, ये मुहावरा है। ओखली में सिर देना, यह भी मुहावरा है। और उल्टी गंगा बहना, यह भी मुहावरा है। तो ये आपके तीन ऑप्शन तो लोकोक्ति नहीं है, ये तीनों मुहावरे हैं। आपका सही उत्तर है जीती मक्खी नहीं निकली जाती, आपका सी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सन्यासी का विलोम शब्द क्या होगा। सबसे पहला शब्द दिया है राजा, तो राजा का विलोम शब्द या तो रंक होगा या रानी। दूसरा है भोगी, भोगी का विलोम शब्द होगा योगी। तीसरा है ग्रस्त, यही आपका सन्यासी का सही उत्तर है। और चौथा है ब्रह्मचारी, ये सन्यासी का पर्याय है, पर्यायवाची शब्द है। तो आपका सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन सी, गृहस्थ। अगला क्वेश्चन है, जो पढ़ेगा सो ज्ञानी होगा, इन वाक्यों में कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक, जो स्वयं के बारे में बात करे, नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा संबंध वाचक सर्वनाम, जो पढ़ेगा सो ज्ञानी होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, पुस्तक एक जाति को ही दर्शाता है, ठीक है। दूसरा है व्यक्तिवाचक, यदि
किसी पुस्तक का नाम दिया होता, जैसे रामचरितमानस, महाभारत, तो वो व्यक्तिवाचक होती, परंतु सिर्फ पुस्तक है तो जातिवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक नहीं होगी, द्रव्यवाचक नहीं होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विशेषण से निर्मित शब्द है, तो यहाँ पर जो ममत्व बना है वो ममता से बना है, भाववाचक हुआ। लड़कपन लड़का से बना है, मर्दानगी मर्द से बना है, परंतु मिठास मीठा से बना है और मीठा विशेषण होता है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, भानुमति का कुनबा मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किस अर्थ में होता है? भाई भतीजावाद, बिल्कुल नहीं। दूर के रिश्तेदारों का समूह, बिल्कुल नहीं। असामाजिक तत्वों का संगठन, नहीं। बेमेल व्यक्तियों का समूह, ये आपका बिल्कुल सही होगा। जो भानुमति का कुनबा जोड़ा मतलब इधर उधर से व्यक्तियों को इकट्ठा किया और एक समूह बना दिया, तो बेमेल व्यक्ति मतलब जिस कार्य के लिए संगठन या संस्था बनी है वो उस कार्य के लिए व्यक्ति नहीं है, किसी भी व्यक्तियों को इकट्ठा करके आपने एक समूह गठित किया है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? परिणित, बिल्कुल सही शब्द है। परिणित का मतलब होता है चारों ओर से झुका हुआ। सृष्टा, बिल्कुल सही शब्द है, वर्तनी बिल्कुल सही है इसकी। सृष्टा, यहाँ पर ये सही आपको नहीं नजर आ रहा है, इसकी वर्तनी कुछ इस प्रकार से है। सृष्टा जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, कौन है वो? ब्रह्मा जी, उनकी बात की गई है यहाँ पर, सृष्टा उनको बोला गया है। तीसरा है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान शब्द की वर्तनी गलत है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। यहीं पर हमारी वर्तनी गलत हो जाती है, सही रूप ये होगा अंतर्धान। दुरावस्था बिल्कुल सही शब्द है, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है अंतर्धान। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? जो कार्य करने में समर्थ हो, नहीं, इसके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जिसे कोई मार्ग न सूझे, नहीं। क्या करें क्या ना करें की मनस्थिति, बिल्कुल सही, उसको समझ में नहीं आता क्या करे क्या ना करे, उलझन में रहता है वह व्यक्ति जो किम विमूढ़ की स्थिति पर होता है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अवसर का लाभ उठाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा। पहला ऑप्शन है आपके पास, बहती गंगा में हाथ धोना। दूसरा है, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये एक लोकोक्ति है, इसका मतलब ये मुहावरा पूछा गया है परंतु ये लोकोक्ति है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हुआ। तीसरा है, घाट घाट का पानी पीना, मतलब देश विदेश का व्यापक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है घाट घाट का पानी पियाना, तो अवसर का लाभ तो यहाँ पर भी नहीं हुआ। ऑप्शन डी है, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, मतलब अवसरवादी होना, तो अवसरवादी होना, लाभ उठाना नहीं, तो ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अवसर का लाभ उठाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक वर्ण नहीं है, ध्यान दें, नहीं है पूछा है, इसका मतलब अनुनासिक वर्ण होते कौन से हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए। हम देखते हैं कि व्यंजन में जो हमारे 5 वर्ग हैं, कौन सा? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जो इनका अंतिम 5वां व्यंजन होता है उन्हें अनुनासिक बोला जाता है। जैसे हम जानते हैं कि पहले वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? अंग। दूसरे वर्ग का ञ, तीसरे वर्ग का अण, चौथे वर्ग का न और पांचवें वर्ग का म। तो इन पांचों में से यहाँ पर कौन कौन से हैं? हम देख रहे हैं म है, ञ है, अण है, परंतु नहीं पूछा है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, जिसमें झ लिखा है, ये आपका अनुनासिक वर्ण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के मेल से निर्मित है? पहला ऑप्शन देखते हैं, अकथनीय। अकथनीय कैसे बना है? इसमें अ उपसर्ग जुड़ा है और ईय प्रत्यय जुड़ा है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जोड़े गए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला शब्द है धनुषाकार, मतलब ये तत्सम शब्द है। अंगीठी, ये हमारा तद्भव शब्द है, क्योंकि
अंगीठी को अंगुष्ठिका कहा जाता था तद्भव शब्द में। मित्र और पक्षी आप देख रहे हैं, ये दोनों तत्सम शब्द है, ये भी तत्सम शब्द है, सिर्फ एक ही है हमारा ऑप्शन बी जो तद्भव है। इसके बाद पर शब्द इनमें से किस कोटि का शब्द है? देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका सी, तद्भव शब्द है हमारा खप्पर, क्योंकि खप्पर को तद्भव में करपर बोला जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, मतलब तत्सम शब्द जो संस्कृत का शब्द हिंदी भाषा में लिए गए हैं उनको तत्सम शब्द बोला जाता है। तो तत्सम में सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास गिद्ध। गिद्ध आपका तद्भव है, क्योंकि गिद्ध को गृद्ध यहाँ पर तत्सम बनता है। नहर आपका दिस इज खेत का जो तत्सम होता है वो होता है क्षेत्र, और गोष्ठ आपका तत्सम शब्द ही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। किस सामसिक पद में संबंध तत्पुरुष नहीं है? तो यहां पर अनघट मतलब पानी का घाट, बैलगाड़ी बैल से चढ़ने वाली गाड़ी, कामचोर मतलब काम से जी चुराने वाला व्यक्ति जो होता है, यहाँ पर ऑप्शन सी, बी और ए तीनों के तीनों संबंध तत्पुरुष के हैं, और यहाँ पर संधि पत्र आपका ऑप्शन सही होगा, यह संबंध तत्पुरुष नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। निम्नांकित में अयादि स्वर संधि का उदाहरण, तो संधि का एक क्वेश्चन आया है, तो इसमें देखते हैं शरणार्थी में कौन सी संधि है? शरणार्थी में शरण धन अर्थी, इसका मतलब दीर्घ संधि यहाँ पर आती है। उसके बाद उपेंद्र उप धन इंद्र, यहाँ पर गुण संधि आपकी आती है। और हितेशी, हितेशी में आपकी वृद्धि संधि आती है। तो गायक आपका अंतिम बचा जिसमें अयादि संधि आती है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 95, इंद्र का पर्यायवाची शब्द, तो पहला ऑप्शन है आपका वज्रपाणी, वज्र को धारण करने वाला, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका ए सही होगा। चक्रपाणी किसको कहा गया है? चक्रपाणी विष्णु या कृष्ण जी को, जिनके हाथ में चक्र होता है। शूलपाणी, शूल का मतलब त्रिशूल, किसके हाथ में होता है? शिव के, तो शूलपाणी शिव को कहा गया है। पिनाक, पिनाक कहा जाता है धनुष को, तो धनुष को धारण करने वाले कौन है? दो हमारे भगवान हैं, एक श्री रामचंद्र जी और दूसरे शिव जी, तो दोनों ही पिनाक के पर्यायवाची हैं, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अंतिम चरण पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 होगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनुपम नहीं, अद्वितीय, हाँ अद्वितीय आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना न की जा सके, अद्भुत, आश्चर्यचकित, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन 97 का ऑप्शन ए जलद बादल को कहा जाता है, नीरद भी बादल को कहा जाता है, मेघ भी बादल को कहा जाता है। वारिधि किसको कहा जाता है? वारिधि कहा जाता है समुद्र को। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हुआ आपका? ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं पर ध्यान देंगे कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जहां पर कठिनाई से पहुंचा जा सके, दुर्गम, वह स्थान जहां पर पहुंचना बहुत कठिन हो और जहां जाया ना जा सके, अगम्य, जिसको लांघा ना जा सके, दुर्लंघ्य। दुर्लभ क्या हुआ? जो कठिनता से प्राप्त हो। दुर्लंघ्य जिसको लांघा ना जा सके, दुर्गम्य जहां जाना कठिन हो, और अगम्य जहां जाया ना जा सके। अगला क्वेश्चन, ल और लह ध्वनियों को उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किस वर्ग में रखा जाता है? चार ऑप्शन दिए आपके। पहला ऑप्शन है उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन में दो व्यंजन आते हैं। पहला कौन सा है? ढ और आपका आता है ड़, तो ढ ढ़ ये दो आपके उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। पार्श्विक व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं हमारे? संघर्षी व्यंजन चार होते हैं, श, स, स और ह। प्रकंपित व्यंजन र को कहा जाता है। ऑप्शन बचा है आपका बी जो बिल्कुल सही है, जो पार्श्विक व्यंजन ल को कहा जाता है। और अंतिम प्रश्न हमारा बचता है, इनमें से महाप्राण ध्वनि
नहीं है। तो महाप्राण ध्वनि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन को महाप्राण व्यंजन कहा जाता है। तो इसमें हमारा दूसरा या चौथा व्यंजन कौन कौन सा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त के बाद थ आता है, इसका मतलब ये हमारा दूसरा व्यंजन हुआ, ये महाप्राण ध्वनि है। और ये हमारा क वर्ग का चौथा व्यंजन है, ये भी महाप्राण ध्वनि है। ये हमारा प वर्ग का चौथा व्यंजन है, ये भी महाप्राण ध्वनि है। परंतु ये हमारा तीसरा व्यंजन त वर्ग का तीसरे नंबर पे आने वाला व्यंजन है, तो ये हमारा अल्प प्राण ध्वनि है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। अपेक्षा करूंगा कि पूरी वीडियो को आपने ध्यान से समझा होगा। आपके सामने जो भी कठिनता आई है आगामी परीक्षाओं में वो ना आए। मैं आप सभी को इस परीक्षा के साथ साथ आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी प्रकार मेरी वीडियो को ध्यान से समझते रहिएगा। अपेक्षा करूंगा कि मेरी वीडियो आपको लाभ पहुंचा रही होंगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार।